क्या होता है कि जब तक कोई पाश्चात्य देश का कोई गोरी चमड़ी वाला या कोई दूसरा हमारी किसी इजाद को, हमारी किसी डिस्कवरी को वो उसको शाबाशी ना दे, उसको मान ना ले, तब तक हम लोगों पर उसको यकीन नहीं आता। लेकिन आज आप देखेंगे तो वो टर्मिनोलॉजी हमारे दिमाग से निकल गई है। अब हम कहते हैं हमें इन्फेक्शन हो गई है, हमें इन्फ्लामेशन हो गई, हमें ये हमारी टर्मिनोलॉजी को ही चेंज कर दिया गया है। कोई भी पैथी या धर्म, मैं यहाँ भी मानूंगा, वो तब तक नहीं एक्सेप्ट होगा जब तक सरकार का उसको प्रश्रय प्राप्त नहीं होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 1 to 1 के नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद आज से 5000 पुरानी जो है पद्धति है। इसमें तन, मन और आपके स्वास्थ्य को संजोए रखने की ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम अपने आप को भयंकर बीमारी से भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय में बदलाव आया, इस आयुर्वेद के जो चलन है उसमें भी बदलाव देखा गया। क्या कुछ नए बदलाव इसमें आए हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आयुर्वेदा एक्सपर्ट डॉक्टर तरन सिंह जी। जानते हैं कि आने वाले समय में आयुर्वेद जो पिछले 5000 सालों से हमारे बीच में है, उसके बीच में क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है। सर, आपका ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। नमस्कार सर, जिस तरह से आयुर्वेद की अगर बात की जाए तो 5000 साल पुरानी पद्धति है और समय की रफ्तार अब जैसे आगे की ओर बढ़ रही है तो इसमें भी बहुत सारे जो है चेंजेस देखने को नजर आ रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? जिस तरह से आपने बताया कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति जो है, ये भारत के ऋषि मुनियों ने आज से 5000 साल पहले यहाँ पर आविष्कार किया इसका, और उसके बाद जो आने वाले ऋषि मुनि से उन्होंने उसमें बढ़ोतरी करी और उसमें रिसर्च करके उसको आगे बढ़ाते गए। ये आपको बताना चाहूँगा मैं कि जिनको मैं ऋषि मुनि कह रहा हूँ वो उस ज़माने के रिसर्च स्कॉलर्स हुआ करते थे जो एक शांत माहौल में बैठकर इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च किया करते थे। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि आयुर्वेद जो है वो किस तरह से प्रासंगिक है आज के युग में। 1978 से पहले जो है, जो WHO या हमारी जो पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति है, उसके लोग जो हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा ऐसे करते थे कि जिसमें बीमारी ना हो, जो डिजीज्ड बॉडी ना हो, वो स्वस्थ है। लेकिन धीरे धीरे उनको पता लगने लगा कि ये क्राइटेरिया जो है हमारे स्वास्थ्य की परिभाषा में फिट नहीं बैठ रहा है। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे उसको मन और सोसाइटी और सोशल सर्कल्स उनको साथ में जोड़ा और नई डेफिनेशन परिभाषा बनाई। ऐसी ही परिभाषा आज से 5000 साल पहले हमारे मनीषियों ने हमें दी थी, जिसमें ये कहा गया था कि सम दोष सम अग्निश्चा सम धातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेंद्रिय मना स्वस्थिति बधीयते। मतलब आपकी जो फिज़िकल स्टेट है वो तो ठीक होनी ही चाहिए, जो फिज़िकल स्टेट है वो तो डिजीज़ फ्री होनी ही चाहिए। उसके अलावा आपका जो आत्मा और इंद्रियां जो हैं वो भी प्रसन्न होनी चाहिए, वो भी खुश होनी चाहिए, और मन भी आपका खुश होना चाहिए, तभी आपको स्वस्थ माना जाएगा। और WHO ने लगभग इसी परिभाषा को अपने लिए माना है। मेरा प्रयोजन ये है ये बात कहने का कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने आज से 5000 साल पहले जो बात कही, आज इनको वो सार्थक लग रही है और उसको अपना रहे हैं। और धीरे धीरे जो है वो आयुर्वेद को पूर्ण रूप से हमारे जो सेजेस ने, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो जिस प्रकार से यहाँ पर हमें दी है, उसी प्रकार से उनको अपनाना पड़ेगा। आपको कई हमारे जो नुस्खे हैं, आप एलोपैथिक मेडिसिन में देखेंगे कि जो एंटीबायोटिक्स हैं या और भी कोई मेडिसिन हैं, वो कुछ साल के बाद ऑब्सोलीट हो जाती हैं। उनसे हमारी बॉडी जो है वो रेजिस्ट हो जाती है और वो असर करना बंद कर देती है। इस तरह की जो है, अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके अगली पीढ़ी का जो है वो नया एंटीबायोटिक की ईजाद की जाती है और फिर लोगों को दी जाती है। 2-4 साल वो काम करती है, वो फिर ऑब्सोलीट हो जाती है। इस तरीके से जो है हमारे शरीर के ऊपर जो है प्रयोग किए जाते रहते हैं। लेकिन जो बात हमारे मनीषियों ने हमारे शरीर के बारे में और हमारे स्वास्थ्य के बारे में हज़ारों साल पहले कह दी हैं, आज भी वो उतनी ही प्रासंगिक है।
उदाहरण के तौर पर अगर लवण भास्कर चूर्ण बना तो आज भी उसी फार्मूले से बनता है जो तब लिखा गया था, और वो आज भी उतना ही इफ़ेक्टिव है जितना उस समय था। शर्त यही है कि प्रॉपरली आप डायग्नोज करें और उस दवाई को दें। अब वक्त आ गया है, जैसे हमारे यहाँ क्या हम लोगों में एक नुक्स है, क्योंकि हमारी जो जाति, नेशन या कुछ भी कह लीजिए, हम लोग हज़ारों सालों से गुलाम रहे हैं एक तरह से, और हमारी मानसिकता में वो बैठ गया है। और हमें क्या होता है कि जब तक कोई पाश्चात्य देश का कोई गोरी चमड़ी वाला या कोई दूसरा हमारी किसी इजाद को, हमारी किसी डिस्कवरी को वो उसको शाबाशी ना दे, उसको मान ना ले, तब तक हम लोगों पर उसको यकीन नहीं आता। जब तक योग का योगा नहीं हो गया हमें वो समझ नहीं आया। इसी तरह जब आयुर्वेद का आयुर्वेदा हो गया है, अब हमें वो समझ आने लगा कि हाँ आयुर्वेद बहुत अच्छा है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाला जो युग है उसके लिए WHO को और दूसरी जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं दुनिया की, उनको आयुर्वेद को एज सच ही अपनाना पड़ेगा। सर ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लोग कहते हैं कि आयुर्वेद जो है बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण भी है, लोगों को बड़ी ज्यादा इससे फायदे भी हुए हैं, और अगर फायदे नहीं हुए हैं तो नुकसान भी नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग आयुर्वेद पे अब इतना यकीन नहीं करते जितना प्राचीन काल में यकीन किया जाता था। इसमें एक बात आपको बतानी चाहूँगा कि ये धीरे धीरे इसको हमारे जो मनों से जो है आयुर्वेद को निकाला गया। किस तरह से निकाला गया? जो मेरी उम्र के लोग हैं 50-60 साल के, 65 साल के, वो जानते होंगे कि जो केस प्रेजेंटेशन हमारे इंडियंस की जो डॉक्टर के पास जाते थे, तो केस प्रेजेंटेशन का मतलब है कि अपनी बीमारी बताने, कैसे बीमारी बताते थे वो। तो वो बताता था कि डॉक्टर साहब मेरी वाई बढ़ गई है, मेरी पित्त बढ़ गई है, मेरी कफ बढ़ गई है। मतलब उसकी केस प्रेजेंटेशन जो है वो आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में होती थी। लेकिन आज आप देखेंगे तो वो टर्मिनोलॉजी हमारे दिमाग से निकल गई है। अब हम कहते हैं हमें इन्फेक्शन हो गई है, हमें इन्फ्लामेशन हो गई है, हमारी टर्मिनोलॉजी को ही चेंज कर दिया गया है। कोई भी पैथी या धर्म, मैं यहाँ भी मानूंगा, वो तब तक नहीं एक्सेप्ट होगा जब तक सरकार का उसको प्रश्रय प्राप्त नहीं होगा। और आज की डेट में मैं मानता हूँ कि 99% हमारा स्वास्थ्य बजट जो है, सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं, लगभग पूरी दुनिया का, वो पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति के लिए डिवोटेड है, उन्हीं को मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने काम नहीं किया है, बहुत ज़बरदस्त रिसर्च हुई है उसमें, उनको प्रश्रय मिला तो रिसर्च हुई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब भारत में सबसे पहला मेडिकल कॉलेज खुला तो कलकत्ता में खुला, वो अंग्रेज़ों ने खुलवाया, तो उनके पास सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए नहीं थे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वहाँ के जो लोकल वैद्य थे, हकीम थे, वैद्य थे कलकत्ता के, उनको लेकर उन्होंने एक नया कोर्स 2-3 साल का बनाया, और धीरे धीरे अपनी साइंस को डेवलप करके उन लोगों को पीछे छोड़ दिया। और अब ये जानकर हैरान होंगे कि जो लोग हमारी चिकित्सा पद्धति से आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने हमको पीछे छोड़ दिया। तो इसमें दोष हमारा भी है, मैं नहीं कहता कि हमारा दोष नहीं है। हमारे लोगों ने अपना आप छोड़ के दूसरों को अपनाना शुरू कर दिया, तो उसके पीछे हमारी वही गुलामी की मानसिकता जो है वो काम करती थी, और हम लोग सही तरीके से काम नहीं कर पाए। आज की डेट में भी अगर हम देखेंगे तो हमारी जो सरकारें हैं वो आयुर्वेद के लिए काम करने से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, जो कहीं ना कहीं आयुर्वेद के मकसद को नुकसान पहुंचाता है, और हमारी प्राचीन पद्धति है और उसको ये पीछे करने की कोशिश होती है। सर ये भी आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ज्यादातर फार्मास्यूटिकल कंपनी को बढ़ावा दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आयुर्वेद को जो है अब पीछे कर दिया गया है। क्यों ऐसा होता चला जा रहा है कि जबकि प्राचीन काल से ये बनी हुई आयुर्वेदा जो लोगों की कई सारी भयंकर बीमारियों को दूर करती आई है, खासकर अगर बात की जाए कैंसर जैसी भयंकर बीमारी को, तो आयुर्वेद में उसका भी इलाज है, लेकिन फिर भी क्यों फार्मास्यूटिकल कंपनी को अब ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है? ये तो सरकार की पॉलिसीज होती हैं। फॉर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि आयुर्वेद की दवाइयों के ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं होनी चाहिए।
आयुर्वेद की दवाई एक्सपायर होती नहीं है, और सरकार का कानून भी यही है, कहता है कि जो दवाइयाँ आपने एक्सपोर्ट करनी है उनके ऊपर एक्सपायरी डेट डालिए, जो भारत में बेचनी है उनके ऊपर एक्सपायरी डेट मत डालिए। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में एक्सपायरी डेट्स डाली जाती हैं, यहाँ तक कि भस्म और आशावरिष्ठ पर एक्सपायरी डेट डाली जाती है, जबकि ये माना जाता है कि भस्म और आशावरिष्ठ जितने पुराने होंगे उतने ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। तो फिर एक्सपायरी डेट डालने का तो कोई मकसद बनता नहीं है। तो इस तरीक़ा से मुझे लगता है कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको फ़ायदा देने के लिए इस तरह की पॉलिसी जो है बनाई जाती है। अब रिसर्च जो है वो हमें आयुर्वेद के बेस पर ही करनी चाहिए, जो हमारे आयुर्वेदिक रिसर्च प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके पैरामीटर्स हैं, उनके ऊपर ही करनी चाहिए, ना कि हमें जो मॉडर्न पैरामीटर्स, हाँ उनके ऊपर आप उनको स्थापित करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपने दुनिया में जाना है, स्थापित करने की कोशिश कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हमारे जो आयुर्वेद के प्राचीन ऋषियों ने जो पैरामीटर्स बनाया उनको छोड़ दीजिए, जिसमें वात पित्त कफ है, सप्त धातु हैं, पंच महाभूत हैं, उन सिद्धांतों को लेके आप आगे चलिए। जी सर, ये भी कहा जाता है कि आयुर्वेदा के साइड इफेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं होते, जबकि अगर हम एलोपैथी की बात करें या बाकी और मेडिसिन की बात करें तो उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर भी साइड इफेक्ट्स जानने के बावजूद भी लोग जो है आयुर्वेदा को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। क्या से सोचते हैं आप इससे? अब धीरे धीरे, जैसा कि आपने पहले भी कहा था, कि धीरे धीरे हमारे लोग जो हैं इस तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनको आगे जल्दी उपचार मिल जाता है, शायद ये वजह। हाँ, जो एलोपैथिक जो इलाज है, जो पाश्चात्य इलाज पद्धति है, वो तो बिल्कुल सामने मिल रही है आपको, जो मर्जी कीजिए उसी समय मिल जाती है। हज़ारों केमिस्ट की दुकानें हैं, वहाँ से भी वो रेडली अवेलेबल मेडिसिन ले लेते हैं, और सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, और लाखों की तादाद में उनका स्टाफ है, वेल ट्रेंड स्टाफ है। बहुत मेहनत करी है जो पाश्चात्य पद्धति के लोग हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करके उसको इस्टेब्लिश किया है। जैसा कि मैंने बताया कि कलकत्ता में वो हमारी मदद से उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोला सबसे पहला, लेकिन उसके बाद देखिए आज पूरी दुनिया में उनका राज है, वो शाये हुए हैं पूरी दुनिया में। तो मेहनत करी है उन्होंने, बहुत मेहनत करी है, इसके लिए तो उनको उनकी प्रशंसा होनी ही चाहिए। लेकिन हमारे जो लोग हैं उनको भी, अब तो सरकार जब तक परिचय नहीं देगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है, और कोशिश कर रही है। मैंने ये देखा है कि पिछली सरकारों से आज के इस वक्त की जो सरकार है, इसने आयुर्वेद को आगे बढ़ाने की कोशिश बहुत की, आयुर्वेद और योग को। क्या असर करती है आपके सितारों की चाल आपके जीवन पर? 12 राशियां और 12 राशियों की ग्रह चाल के बारे में हर हफ्ते हम बात करेंगे जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर सरिता जी से। किन किन ग्रहों से आपको मिल सकती है सफलता और किन ग्रहों से आपको उठाना पड़ता है जीवन में नुकसान। सबको नमस्कार, सभी दर्शकों को, जो भी ग्रेटर जम्मू के दर्शक हैं उन सभी को नमस्कार। सबको नमस्कार। सबको नमस्कार। वो हमें बताएंगी कि किस तरह से ग्रह चाल अपनी स्थिति बदलकर हमारे जीवन पर कितना डालते हैं असर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हर सोमवार, जिस पर हम बात करेंगे डॉक्टर सरिता जी के साथ आपकी 12 राशियों के बारे में। सर, अगर अभी की सिचुएशन की बात की जाए तो अभी आयुर्वेदा की क्या सिचुएशन है भारत में खास तौर पर? एक बात तो मैं कहनी चाहूँगा कि पिछले वक्त से, जो आज़ादी के बाद का जो वक्त है, उसमें हमारी जो परिस्थिति है इम्प्रूवमेंट हुई है। उसमें जो वर्तमान सरकार है, इसने पिछले 10 साल में आयुर्वेद को और योग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। और अब जैसे हमारे डिपार्टमेंट्स में भी इन्होंने इक्विपमेंट्स बड़े मंगवा दिए हैं, कई लोगों को OMD करवाने के लिए भेज रहे हैं। और उसके अलावा जो है दवाइयों की जो है प्रचुर मात्रा में अवेलेबिलिटी है, हर जगह पे अच्छी दवाइयाँ जो हैं वो अवेलेबल हो रही हैं। तो आने वाले वक्त में अगर आने वाली सरकारों का भी इस क्या कहते हैं, यही ध्यान रहा, इसी तरह से उनका काम करने का तरीका रहा, तो आने वाले वक्त में मैं हिंदुस्तान में आयुर्वेद का जो है वो बढ़िया भविष्य देखता हूँ। सर, इस समय की अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा है, 42 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में इस समय टेम्परेचर बना हुआ है। तो आयुर्वेदा इसके लिए क्या कुछ कहती है, किस तरह से आप अपनी इस गर्मी को जो है काट सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद में या भारतीय संस्कृति में पूरे साल को 6 ऋतुओं में बांटा गया है, जिसमें 2 ऋतुएँ जो हैं, जिसमें ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, इन दोनों ऋतुओं में जो है हमारी जो शारीरिक बल जो है वो दुर्बल हो जाता है, यानी हमारी जो जठराग्नि है, पाचन शक्ति है वो कम हो जाती है।
तो इसलिए हमारे लोगों को ये बताया गया है कि पुराने लोग भी ये जानते हैं, आपके भी माता पिता घर में कहते होंगे कि गर्मियों में और बरसात में जो है बाहरी चीज़ें मत खाओ, तली चीज़ें मत खाओ, बाज़ार से कुछ मत खाओ। इसका मतलब ये है कि आपकी पाचन शक्ति जो है कमज़ोर होती है, इसलिए आप लोग जो खाएंगे वो हजम नहीं होगा और आप बीमार हो जाएंगे। और इस समय जो वक्त चल रहा है, इस समय गर्मी का जो मौसम है, इसमें लू लगने की पूरी संभावना रहती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि दोपहर में मत निकलो। जो खासकर बुज़ुर्ग और बच्चे हैं वो दोपहर में ना निकलें। जो युवा हैं वो निकल सकते हैं, छाता लेके निकलिए, पानी प्रचुर मात्रा में पानी पीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अगर घर में गए हैं तो नींबू के साथ नमक और चीनी मिला के वो ज़रूर पिएं, ताकि आपके अंदर जो पसीने से नमक बाहर निकल गया उसकी शरीर में मात्रा जो है पूरी हो सके। तो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बचने के लिए बहुत अच्छे तरीके बताए हैं। एक तरीका और करते हैं हम लोग, जैसे आपने कभी देखा होगा कि घर में कोई मेहमान आता है तो उसको पानी देते हैं, तो पानी के साथ कुछ खाने को ज़रूर देते हैं, मीठा गुड़ दे देंगे थोड़ा सा कोई, उससे भी बहुत बढ़िया इंतज़ाम होता है। ये भी अगर प्रैक्टिस की जाए कि अगर आप बाहर से धूप से आए हैं तो थोड़ा सा गुड़ या थोड़ा सा चीनी थोड़ी सी, अगर किसी को शुगर नहीं है तो वो खा के आप उसके बाद पानी पीजिए और पानी भी हजम होगा, गले में लगेगा भी नहीं। वो कहते हैं ना केला का गया पानी, वैसी स्थिति भी नहीं आएगी। जी शुक्रिया सर, हमारे दर्शकों को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे आयुर्वेदा एक्सपर्ट डॉक्टर तरन सिंह जी हमारे साथ, जिनसे हमने जाना कि आज के टाइम में अब आयुर्वेदा की स्थिति क्या है। लेकिन आज से 5000 साल पहले की बात की जाए तो वो समय था जब आयुर्वेद से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का भी समाधान निकाला गया था। अब सरकार से भी यही अपील रहेगी हम सब की कि आयुर्वेदा को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाए, ताकि आने वाले समय में लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस का जो है पता भी चल सके। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।